पर जब ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ और सना का नाम आया, कि 1% लगा ओ माय गॉड मेरे पास क्यों नहीं आया वो दिल से। तो आपको लगा जो इज्जत जेन्युइनली आपको मिलनी चाहिए थी, हाँ। क्योंकि इतना काम किया है, जी। यू वन ऑफ द फ्लैग बेयरर्स ऑफ हिप हॉप रैप, या वो नहीं मिला आपको। जी, मुझे अंदर कौन कौन आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था? आपने कहा कि ट्रिगर पॉइंट्स आए थे, हाँ, कौन हाँ, कौन कर रहा था भाई? अरमान कर रहा था, लवकेश ने किया 1-2 बार, उसको रिटेलिएट भी करा मैंने। क्या आपको लगा कि सना मकबूल ने भी कुछ लाइनें पार की जी, रणवीर के साथ? जी, मुझे लगा ऐसा। आपकी फ्रेटर्निटी, जो लोग आपका स्टाइल कॉपी कर रहे थे, आपका इंडियननेस ला रहे थे, आपका ऑथेंटिसिटी। ला रहे थे, जी। उन्होंने जब आपको क्रेडिट नहीं दिया, वर यू हर्ट भाई? यस, आई वाज हर्ट कि उस मूवी में रियल से ज्यादा फिक्शन है, इसलिए मैं पूरी तरह क्लेम नहीं करता हूँ करण भाई, सही बताओ ना तुमको, तो मैं पूरी तरह क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे बारे में मूवी, क्योंकि क्या आप और डिवाइन अभी दोस्त हो? हमारी उतनी बात नहीं होती है। मिस करते हो उनको? हाँ, कभी कभी मिस करता। जब आप बीच में काम नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपने देखी भाई? हाँ, बहुत देखी। यो दिस इज नेजी। सिद्धार्थ करण के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रियल सवाल थे, बहुत डेप्थ में हमने बातचीत करी, कुछ ऐसी बात करी जो कहीं और मैं नहीं करता हूँ। भाई ने मुझे पूछा, मैंने उनको बताया। पब्लिक सलाम, और सब्सक्राइब करो अपने करण भाई को यूट्यूब पे, फटफट सब्सक्राइब मारो, 1 नंबर शॉट। बमाई मेरे भाई, क्या बोल रहे 5 साल पहले मिले थे। जी, बिल्कुल, अभी भी याद है मुझे, तुम बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत पॉजिटिव थे, और आज मिल रहे हैं हम इतने साल बाद वापस और एक बार। 5 साल बाद। जी, जी, जी। बट यू नो व्हाट, उस समय भी मेरे पास एक डंडा माइक था हाथ में, हाँ, जो मैं ऐसे पूछा था और वो वीडियो फटा था। हाँ, उस वक्त भी तुम बड़े सिंपल लड़के थे। आज भी मिलता हो तो मुझे वो सिंपलिसिटी आती है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सक्सेस के साथ साथ इंसान को कभी अपना रूह नहीं छोड़ना चाहिए, जी, 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 और तुम्हारे साथ वो रहा है। जी, बिग बॉस बहुत से लोगों ने देखा, हम सब ने देखा, तुमने इज्जत कमाई भाई। जी। ट्रॉफी, पैसा, इज्जत, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत, मेरे लिए तो इज्जत है। पैसा और ट्रॉफी तो बाद में आते हैं, सबसे पहले मेरे लिए इज्जत आती है। और मुझे लगता है कि लोगों का प्यार, लोगों का इतना सारा इज्जत देना, प्यार देना, ये मैटर करता है मुझे। बल्कि मतलब मेरे लिए जीत इसमें ही है। नहीं, मैं नोटिस किया, सच में सब बोल रहे हैं कि यार इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा है। पर जब ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ और सना का नाम आया, कि 1% लगा ओ माय गॉड मेरे पास क्यों नहीं आया वो दिल से। मुझे तो, मैं तैयार था, मैं बहुत कूल था। जैसे सना 10 मिनट पहले बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन मैं बहुत कूल था, क्योंकि मैं टॉप 2 में था। मेरे लिए वही जीत थी मेरी, कि अब मैं जीतूं या ये जीते, एक ही बात, मेरे को ऐसा लग रहा था। ये मैंने इतना अच्छा दोस्त बनाया है, अगर इसको भी ट्रॉफी मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, वही मुझे अच्छा लगा कि नहीं मिली ट्रॉफी, क्योंकि मेरा मकसद वो था ही नहीं। मेरा मकसद था कि धैर्य रख के, विनम्रता के साथ मैं घर में गेम खेलूं, जो एक मिसाल बने, लोग देख के समझे कि बिग बॉस के गेम में इस तरह से भी खेला जा सकता है, और इस तरह से खेल के भी मैं गेम के आखिर तक पहुंचा। तो ये मैसेज मुझे पहुंचाना था, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था। मेरा मकसद जो था उसमें मैं कामयाब हुआ। ट्रॉफी किसी और को गई तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। भाई देखा जाए, दीपक चौरसिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, बहुत काम किया, रणवीर शौरी ने भी, उनके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, वो अलग बात है, पर काम किया उसने बहुत ज़्यादा। और आपने भी बहुत ज़्यादा काम किया अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में। बाकी लोगों ने अभी अभी उस लेवल का काम नहीं किया हुआ है, एंड दैट्स द ट्रूथ एंड नथिंग एल्स। उस लेवल का काम नहीं किया। जी, बट नेटिजन्स को लगा कि जो इज्जत नेजी को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इतना काम किया है, वो शायद दूसरों को समझ नहीं आया कि क्या बॉडी ऑफ वर्क आपका है। जी, क्या तुमको जी। भी वो लगा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि सब मुझे पहचानते नहीं थे। अंदर जो कंटेस्टेंट थे उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे पहचानते थे, जिन्होंने मेरा काम देखा था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोग नए ज़माने से है। ये जो ज़माना निकला है सोशल मीडिया का, और इन्फ्लुएंसर्स का, व्लॉगर्स का, ये ज़माना, तो इस ज़माने के लोग थे। जो इंडस्ट्री के लोग थे वो मुझे पहचानते थे, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के थे वो मुझे नहीं पहचानते थे।
तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर वो मुझे पहचानते होते तो शायद मेरे से कोई और तरीके से उन लोग बिहेव करते या मुझे कोई और तरीके से रिटेलिएट करते, रिएक्ट करते। लेकिन उन लोग मुझे जानते ही नहीं थे तो उन्होंने वैसा बिहेव किया। तो आपको लगा जो इज्जत जेन्युइनली आपको मिलनी चाहिए थी, हाँ क्योंकि इतना काम किया है, जी यू वन ऑफ द फ्लैग बेयरर्स ऑफ हिप हॉप रैप, या वो नहीं मिला आपको? जी, मुझे अंदर जितनी इज्जत मिली नहीं मिली उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाहर तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो मुझे पता है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे सच में रिस्पेक्ट करते हैं। और अंदर मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको समझने में थोड़ी देर हुई, आखिर आखिर में उनको समझ में आया। लेकिन मुझे कोई भी शिकायत नहीं है किसी से भी। नहीं, बट कहीं तो हुआ होगा कि यार अरे भाई मैं नेजी हूँ, मैं वो रैपर हूँ, हाँ 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 मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में इम्पैक्ट छोड़ा है, वो एक बार भी फीलिंग नहीं आई भाई? हाँ, वैसा फील होता था कभी कभी कि यार कोई और कंटेस्टेंट होते तो शायद इनको पता रहता अगर मेरे बारे में, तो शायद ये मुझे अलग वे से डील करते मेरे साथ। तो उन्होंने थोड़ा कैजुअली लिया नेजी को, क्योंकि उनको नहीं पता है नेजी के बारे में। तो वो नेजी जो एक स्टार परफॉर्मर है, उसको हर्ट हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत हर्ट हुआ मुझे, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया, वो सामने नहीं लेकर आया वो सब बातों को। हर्ट हुए थे कि गुस्सा आया था? गुस्सा नहीं आया था इस बार, मैं सिर्फ हर्ट हुआ। मैंने अपने आप में तब्दीली लाई है। जैसे मैं पहले बहुत रिएक्ट करता था चीज़ों पर, अंदर जाके मैंने थोड़ा बदला अपने आप को। मेरे मॉम डैड ने बोला था कि बेटा आराम से रहना, ज़रा अपना वो वाला रूप मत सामने लाना लोगों के, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आता था, हर सिचुएशन में मैं कामली हैंडल करता था। अगर मुझे हर्ट भी हुआ है तो मैं सब्र करता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने क्या किया है और क्या कर सकता हूँ। आपने कहा कि आपके माता पिता ने कहा कि देखो नेजी वो रूप मत दिखाओ, जी जी। ये कौन सा रूप है और ये क्या रूप वो रूप अभी भी है? जी, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो रूप को, तो मैंने हटा ही दिया है। हाँ, 302 वाला रूप है मेरा, है ना, सीधा मार धाड़ वाला, गुस्से वाला, तोड़ फोड़ वाला। तो वो सबके अंदर रहता है। मैं आपको सच बताऊं तो एक ह्यूमन नेचर है, हर इंसान एग्रेसिव होता है, रिएक्ट करता है, हर इंसान के अंदर वो होता है। मेरे अंदर कुछ ज्यादा था वो, क्योंकि मैं ऐसे एरिया से आता हूँ, मैंने झगड़े लड़ाई इतनी देखी है, मैंने इतना एनवायरमेंट मेरा इतना बिगड़ा हुआ था, तो मैंने ये सब बहुत देखा है लाइफ में। लेकिन मेरी गुड क्वालिटीज पे मैंने ध्यान दिया और मेरी बुरी आदतों को मैंने बदला। मेरे पास मौका था जहां मैं अपने आप को बदल सकूं, जहां मैं अपने गुड क्वालिटीज पे कंसंट्रेट करूं और बैड क्वालिटीज को साइड में रखूं। तो जो मेरे गुस्सा नेचर था उसको मैंने तब्दील किया। मैं काम बना, कूल बना और मैं प्लेफुल बना। मैं आई वाज प्लेइंग अराउंड विद देम, के उन लोगों के साथ मैं शॉर्ट कर रहा था कि हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ समझा, हाँ भाई ओके कूल, हाँ भाई कूल, हाँ खाने को दे दो, चाय दे दो, बस हाँ कूल, नाइस नाइस। तो ये मेरा एक बिहेवियर था जो मेरे अंदर एक तब्दीली आई। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। बाहर की दुनिया में भी ऐसे मौके आते हैं जब लोग चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं, उल्टे पुल्टे सवालात पूछते हैं मुझसे, कभी उंगली कर देते हैं मुझे। तो मेरा यही रिएक्शन रहता है कि आराम से भाई, एकदम इत्मीनान से, आराम से, कामली मैं ऐसे ही हैंडल करना चाहता हूँ चीज़ों को। मैं नहीं चाहता हूँ कि गुस्से से ना चीज़ बिगड़ जाती है। कोई भी चीज़ है, रिश्ते बिगड़ते हैं, तुम्हारा इमेज खराब होता है। और जहां जरूरत है सिर्फ वहीं गुस्सा करना चाहिए। फालतू में बेवजह गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। पर आप सही कहते हो कि जितना आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, सामने वाला उंगली करता है कि जी ये रिएक्ट करे, जी भले ही वो गलत हो। जी उन्होंने सारे कारनामे गलत किए हो लाइफ में, पर वो एक गलत रिएक्शन आप दे देते तो उसी पे पूरा ढिंडोरा पीटते जी, हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और हम लोग को उस ट्रैप में कभी नहीं फंसना फंसना है है। यार। आपने कहा कि वो गुस्सा आपने कंट्रोल किया, कैसे किया? मेडिटेशन किया? जी, मैंने सबसे पहले तो समझा कि मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है। इस बात को मैंने अपने अंदर उतार लिया कि मुझे गुस्सा आएगा ना, अगर मुझे ट्रिगर करेंगे ना इन लोग, तो मैं वहाँ काम रहूँगा। मैंने ऐसा सोच लिया पहले ही। तो अब एक बात और है कि आप सुन के तो नहीं ले सकते चुपचाप, है ना? सबकी बात सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो मैं 1-2 बार गुस्से का अपना थोड़ी झलक दिखाया कि मैं ऐसा रूल भी ले सकता हूँ, वार्न करने के लिए और ये बताने के लिए कि मुझे भी गुस्सा आता है और वो डेंजरस गुस्सा है। उससे तुम लोग, उसका सामना तुम लोग नहीं करना चाहोगे। तो गुस्सा आने के वक़्त मैं अपने ईगो को थोड़ा समझाता था कि अपने ईगो पर बात आने नहीं देता था और थोड़ा कामली अपने ट्रिगर्स को समझा मैं कि कौन-सी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। मैंने थोड़ा एक वे में ना अपने आप को समझाया और मेडिटेट किया, अपना शांत स्वभाव आगे लाया और इस फैक्ट को समझा कि गुस्से से सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हो सकता है।
और मुझे मॉम डैड को प्राउड करना है। मॉम डैड की इमेज आ जाती थी मेरे सामने। जब भी मुझे गुस्सा आए तो मैं सोचता था नहीं मॉम डैड भी देख रहे हैं। और मुझे ना मेरा गुस्सा दिखा के ना ये नए बच्चों को, जो बच्चे हैं ना, वो मुझे बहुत चाहते हैं। तो इन बच्चों को मैं अपना वो रूप दिखाऊंगा ना तो उन लोग बोलेंगे यार नेजी भाई भी तो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसे ही करूंगा। क्योंकि बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, जो मैं करता हूँ वो करना चाहते हैं। तो अगर मैं कामली रहता हूँ, प्यार देता हूँ और कूल कूल रहता हूँ तो बच्चे भी वैसे रहेंगे और उससे माहौल सुधरेगा। उससे एनवायरनमेंट में एक भला मैसेज पहुंचेगा कि अपन कामली भी रिजॉल्व कर सकते हैं मैटर, और हम कामली भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बिना गुस्सा किए भी हम कामयाब हो सकते हैं। ये मिसाल बनना था मुझे, इस वजह से मैं ऐसा खेल रहा था। आई रिस्पेक्ट यू फॉर इट, क्योंकि जब लोग रियलिटी शोज में जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो टशन में आते हैं, जीत जाते हैं रियलिटी शो, और टशन में बाहर चलते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, और उनको मालूम है कि उनकी फैन फॉलोइंग उनको सपोर्ट करेगी। पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की ओर, जीत के साथ साथ हमको भी देना है लोगों को वापस जी भाई। जी जी। जब तक आप दोगे नहीं लोगों को वापस, एक पॉइंट पे सब खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैंने देखा है कितने लोग एक रियलिटी शो ऐसा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, ऐसी बातें करते हैं, उनको लगता है बड़ा कूल होता है। जी बट आई एम ग्लैड कि आपको समझ है कि जी आपको लोग देख रहे हैं। जी। कौन कौन आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था? आपने कहा कि ट्रिगर पॉइंट्स आए थे, हाँ हाँ कौन हाँ। कौन कर रहा था भाई? अरमान कर रहा था, लवकेश ने किया एक दो बार, उसको रिटेलिएट भी करा मैंने। और कौन कर रहा था, और किसी ने नहीं किया। रणवीर भाई बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन रणवीर भाई की भी कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी थी एक पॉइंट पर, जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं दिया। जैसे कि जैसे उन्होंने मुझे कुछ मजाक मस्ती में बोल दिया था, मुझे स्पेयर पार्ट बोला था उन्होंने। तो रणवीर भाई को भी मैं नज़रअंदाज किया, मैंने उस चीज़ को मजाक में ही लिया। लोग बोल रहे थे कि तू रिएक्ट कर, लोग मुझे चार्ज कर रहे थे कि रिएक्ट कर, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद और भी कुछ लोग थे जिन्होंने, शिवानी ने मेरी बात नहीं समझी, कभी मुझसे आड़ी करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी मैंने एक 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 हद पर ख़त्म कर दिया, उसको ड्रैग नहीं किया। तो ऐसे कई मौके आए जहाँ लोगों ने चाहा मुझसे मुझसे अनबन करना चाहा, लेकिन वो फुटेज के लिए करते थे या पता नहीं क्यों करते थे, लेकिन मैंने तो उनको कामयाब होने नहीं दिया। मैंने तो बहुत कूलली लिया उस चीज़ को, और एक पॉजिटिव मैसेज पास किया मैंने ऑडियंस तक। भाई रणवीर को सना मकबूल ने कहा है कि मेल शॉविनिस्टिक है, महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, महिलाओं को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है रणवीर भाई एक मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड इंसान है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, उनको सबसे ज़्यादा समझ है। और अगर वो बिलो द लाइन की कुछ बात करते हैं लड़की के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। लेकिन लड़की को भी किसी लड़के के साथ ये बात नहीं करनी चाहिए। जो लाइन्स क्रॉस होती है, वो दोनों के लिए इक्वल है। अगर लड़का लड़की पर लाइन क्रॉस करता है, तो लड़की का भी ये फर्ज बनता है कि वो लड़के पे लाइन क्रॉस ना करे। अगर दोनों ही लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो दोनों की गलती है, और ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। कोई भी झगड़े लड़ाई में अनबन हो रही है, बातें हो रही है, तो इंसान को अपनी सीमाओं में रहते हुए वो अनबन करना चाहिए, या अपनी सीमाओं में रहते हुए गुस्से गुस्से का इजहार करना चाहिए। झगड़ा लड़ाई भी हो रही है तो सीमाओं में रह के झगड़ा लड़ाई करे। और अगर सीमाओं के बाहर जा रहे हैं तो वो दिखकर अच्छा नहीं आता है। नए बच्चे क्या सीखेंगे, ऑडियंस पे कैसा मिजाज जाए, और तुम्हारी इमेज क्या रह जाएगी। अगर तुम कुछ बुरा बोलोगे तो सामने वाला भी पागल नहीं है, वो भी बुरा बोलेगा। अब दोनों एक दूसरे को बुरा बुरा बोलेंगे तो बात बढ़ते जाएगी, ना उससे कुछ फायदा होगा, और आपकी इमेज भी खराब होगी, और नए बच्चे भी गलत मैसेज जाएगा उनके लिए भी। तो नेजी भाई, ये चीज था कि सना ने तो ये सारी चीजें बोली रणवीर के बारे में, क्या आपको लगा कि सना मकबूल ने भी कुछ लाइनें पार की जी रणवीर के साथ? जी, मुझे लगा ऐसा। मुझे ऐसा लगा, मैंने उनको बोला कि वो बड़े हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मांडोली कर लो। मैंने दोनों को इंसिस्ट किया कि मांडोली कर लो, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। तो मैंने यही बोला कि आप लोग आपस में बात करके सुलह कर लो, लेकिन और रणवीर भाई ने उसका ये जवाब दिया कि नहीं भाई, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अभी मैं ऐसे ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि अब उसको दुरुस्त किया नहीं जा सकता है। आ, सना ने ऐसे कौन सी चीजें बोली रणवीर से जो आपको लगा बहुत गलत था? मुझे लगता है उनके बच्चों के बारे में, या उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उनको कमेंट्स नहीं पास करना चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत कुछ उनसे गुजरते हुए आए हैं, और थोड़ा समझना चाहिए वो सब बातें। नहीं हो तो अच्छा है। आ,
दो सना है, दोनों के बीच में आप क्या फंस गए थे क्या? नहीं, मेरी दोनों से अच्छी थी भाई। दोनों सना देखो है ना, इत्तेफाक ऐसा कि दो सना है और दोनों मेरे खास है, और दोनों की आपस में नहीं जमती है, लेकिन मेरे से दोनों खास है। तो मुझे अच्छा लगा दोनों से दोस्ती करके, सना और सना। एक सना के साथ मैं रैप जैम करता था, दूसरी सना के साथ मैं कुछ और वाइब कर रहा था। तो दोनों के साथ मैं वक्त बिताता थोड़ा थोड़ा। असल में ये सब हो रहा है इसलिए था क्योंकि दोनों मुंबई से थे, और वहां पर किसा कि कोई जो दूसरी जगह से आए हुए थे उनके साथ मेरा वाइब इतना मैच नहीं होता था, और मुंबई वाली पब्लिक के साथ अपना फटाक से वाइब मैच होता है कि भाई बमाए लोग हैं, यानी अपनी पब्लिक है। तो वो फटाफट हम लोग का वाइब मैच हुआ, हम लोग चिल करने लगे, और मेरा टाइम स्पेंड होता था। तो हम हमेशा पॉजिटिव बात करते थे, कभी गेम के बारे में नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से भी मतलब ऐसी टाइप की बात हम लोग करते ही नहीं थे। हम लोग हमेशा रैप और शेर व शायरी और ऐसे इंटरेस्टिंग बातें करते थे, मुंबई के बारे में, इलाकों के बारे में। कभी ट्रिप करता था, मैं उसको दुनिया भर में लेके घूमता था कि चलो अपन एंटार्क्टिका जाते हैं, अपन सेंटा क्रूज जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, दुबई, लंदन, और टूर्स के बारे में, ट्रैवल्स के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते थे, बजाय गॉसिप करने के, बजाय बैक बिशिंग करने के, हम लोग ये सब बातें करते थे। तब सना सुल्तान और सना मकबूल एक दूसरे से उनकी पटती नहीं थी, जी। तो सिचुएशन हैंडल कैसे करते थे आप? मैं बोला दोनों को, देख मेरा सपना है कि तुम लोग दोनों साथ में चिल करो। और कुछ कुछ दिनों बाद वैसा हुआ कि दोनों आपस में बात करने लगे, दोनों साथ में कुक करने लगे, और दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ये दोनों की नहीं जमती थी, दोनों मेरे खास थे, लेकिन अब दोनों फ्रेंड्स भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन उन दोनों को साथ में देखकर, और हम तीनों एक फ्रेम में बैठे हुए, एक सना इस तरफ है, एक सना इस तरफ है। तो मुझे तो बहुत पावर मिला कि दोनों सना मेरे साथ है, तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिला। अ, एक कमेंट आपका वायरल हो रहा है, वो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे मालूम नहीं, पर मैं पूछूंगा हक से कि जब पता चला कि सना मकबूल श्रीकांत से शादी करने वाले हैं, तो आपने क्या कहा था? आई एम फीलिंग अनलकी। हाँ, मैंने वो जानबूझ के बोला, थोड़ा मीडिया वालों के साथ खेल रहा था मैं। मैं ऐसे ही, उन लोग मेरे साथ कितना खेलते हैं ना भाई, मीडिया वाले हर हर जगह खेलते हैं। मैं बोला चलो इनके साथ खेलता हूँ, मैं बोल दिया ऐसे ही मजे लेने के लिए। तो वो वायरल हो गया। अब मेरा मकसद तो पूरा हो गया, चलो अच्छा हुआ ना वायरल हुआ। समझने दो उन लोगों को जो समझने का। बट कोई रोमांटिक कॉर्नर सना मकबूल के लिए नहीं है? जी है? नहीं, जी जी नहीं, हम लोग, पक्का नहीं? हाँ, हम लोग का बहुत ट्रू बॉन्ड है, ऐसा एकदम, ऐसा मिसाल कायम करना चाहते हैं कि एक लड़का लड़की मतलब दोस्त भी हो सकते हैं, गहरे दोस्त, सच्चे दोस्त, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले दोस्त। और वो दोस्ती तक ही सीमित है, हमारी दोस्ती वैसी ही है कि स्ट्रांग दोस्ती है एकदम। और सना सुल्तान भी कभी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आए कभी? जी नहीं, वो उनका भी बहुत क्लियर है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ है, और उनका बहुत क्लियर है, उनका भी ऐसे ही है कि दोस्त तक ही सीमित है। अ, अरमान को पूरी दुनिया इस वक्त जज कर रही है दो बीवियों के होने से, आपने भी उनको जज किया? हाँ, मैंने बस यही सोचा कि जब एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी था, तो दूसरे से इसको प्यार कैसे हो सकता है। मुझे भी वो सवालात मेरे दिमाग में खड़े हुए, लेकिन मैं उसको अपना भाई समझा, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया। फिर मुझे पता चला कि उसने मेरे बारे में पीठ पीछे बात की, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जिस तरह से बाद में हम लोग का थोड़ा अनबन भी हुई, थोड़ा मैंने उसको टीज किया, उसने भी मेरे बारे में बात की, तो मतलब नरम गरम हो गया हम लोग का रिलेशनशिप थोड़ा। और दो बीवियां करना हो उसकी मर्जी थी, और लोग अगर सही चल रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर उन लोग तीनों आपस में सही चल रहे तो हम लोग क्या ही बोले उसके बारे में। तो क्योंकि आप घर में थे, वो किससे ज्यादा प्यार करते, पायल या कृतिका? पायल। पायल से ज्यादा प्यार करते? ये आपका दिल से या ऑब्जर्वेशन था? जी, मेरे ऑब्जर्वेशंस। और क्या उन्होंने आपसे बोला ये, या उनके बात तक करी नहीं, कि मुझे उनके साथ रह के समझा। वाह। आ, बहुत सारी चीजें हुई उस घर में, राइट? जी। पर एक चीज है कि जब आप आए, मैंने आपका देखा, आप जा रहे थे गाड़ी सेंटर में, राइट पे लोग, लेफ्ट पे लोग, सामने लोग, इमोशनल हो गए थे? हाँ, बहुत इमोशनल हो गया था। मेरे को लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, सब मेरे से मिलने आए। और विजेता कौन है वो उनको मैटर ही नहीं करता है, उनको सिर्फ नेजी 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 की आवाज़ लगा रहे थे, सब नारे लगा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था, मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया उन लोगों ने। देखो,
जब आदमी अच्छा म्यूजिक करता है और लिरिक्स ऐसे करता है लोग रिलेट करते हैं, तो किसी को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। रियल टैलेंट के साथ यही होता है भाई। मैं वापस आपके बैकग्राउंड के पास जाना चाहता हूँ, एंड आई ट्रीट यू लाइक अ यंगर ब्रदर, बिकॉज आपकी स्टोरी लोगों को बता सकती है कि किस मुकाम तक आदमी जा सकता है प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी। आपने कहा था बिग बॉस के घर में भी कि जब जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था, गली बॉय फिल्मिंग चल रही थी, आप पे बेस्ड थी। ये ड्रीम्स होते हैं, ए लिस्टर स्टार आपका रोल प्ले कर रहा है और फिर आप जेल में थे। किसी को मालूम नहीं था कि आप जेल में थे। मैंने सुना आपके माता पिता को भी नहीं मालूम था। जी जी। तो आप कैसे गए जेल फिर? इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना ठीक है चाहूँगा। सर। देखिए, ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ना जो बहुत अनलकी थे, अनप्लीजेंट थे, जो नहीं होने चाहिए थे। और इन इवेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा ना तो मैं फिर उस जोन में चले जाऊँगा। जी। मैं बहुत मुश्किल से बाहर आया हूँ। मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे। मुझे पास्ट की बातों को खोदना नहीं है, वापस डिग नहीं करना है। और जो भी हुआ मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ और मैंने सबको माफ़ कर दिया है। मैं आगे बढ़ गया हूँ लाइफ में। अब मैं उन चीज़ों को बार-बार डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आई रिस्पेक्ट दैट भाई, बट आई बिलीव कि वो टफ सिचुएशन देखने के बाद आप एक रियलिटी शो गए जी, जो और भी टफर था। जी, कोई और होता वो हिल जाता, उसका सिस्टम हिल जाता, क्योंकि उसने इतना वो देखा हुआ जेल में। जी, जी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट। और फिर एक घर में आना जहाँ पे अननोन लोग रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप मेंटली थोड़े डाउन थे जब आप घर में गए थे, मैं राइट? जी, जी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन से बीत रहे थे तो आप घर में क्यों गए? जी, मैं अंदर गया हील होने के लिए और मुझे हील किया गया। मुझे मेडिकेशन मिली, मुझे ऐसा अफ़ेक्शन मिला, ऐसा प्यार मिला, लोगों ने मेरा ख़्याल रखा अंदर। मुझे बुरा नहीं लगने दिया, मुझे नीचा नहीं गिराया, मेरी स्टोरी को समझा, मुझे सबने प्यार दिया। और उस वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर था, अपनी कम्युनिटी से दूर था, इन सब बातों से, इन सब यादों से दूर था। तो अंदर मुझे बहुत पॉज़िटिव लग रहा था और मैं वैसे ही लोगों के साथ बिहेव भी कर रहा था, बहुत पॉजिटिविटी में था मैं। तो अंदर का जो प्यार था, जो अंदर मेरे लिए थेरेपी जैसा कुछ हो रहा था। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा और मैं मजबूत बनकर, पॉजिटिव बनकर बाहर आया। तो मुझे खुशी है इस बात की। क्योंकि आपने अंडरग्राउंड रैप को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, आप फ्लैग बेयरर हो, राइट? और उस वक्त बीच में गायब हो जाना और बहुत सारे रैपर्स आए, लग रहा था अंदर यहाँ की मुझे होना चाहिए, वहां पे मुझे होना चाहिए। हाँ। वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही थी भाई? लेफ्ट आउट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरी जगह है। और जो मैंने शुरू किया, जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को, मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, मैंने हिंदी भाषा में इतना कूल एक रैप इन्वेंट किया, मैं जेनेसिस बना रैप का इंडिया में। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ। और तो अब मैं वहाँ पर मेहनत से बढ़ना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ और मेरा मुकाम मैं वापस हासिल करना चाहता हूँ कि इंडिया का टॉप रैपर मुझे बनना है, लेकिन मेहनत से और लक से नहीं, कोशिश करके, मेहनत करके, लोगों का दिल जीत के, सीधे रास्ते से, बिना किसी को गिराए, बिना किसी का सहारा लिए, खुद की मेहनत से, खुद के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर मैं वो जगह फिर हासिल करूंगा इंशाल्लाह। और लोग मेरा साथ देंगे और मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। नीजी भाई, आप कह रहे थे बिना किसी को गिराए ऊपर जाऊंगा, मेहनत करके जाऊंगा। जी, जो मैंने समझा आपके बारे में कि आपने पहले भी किसी को गिरा के ऊपर तो नहीं गए ना, क्योंकि जो स्टारडम आपने देखी, यू नो, वो भी आपने जो राइज किया, किसी को गिराया उस वक्त भी नहीं था ना? जी बिल्कुल। कि लेकिन गिराया था? गिराया दूसरे लोगों ने, मैंने नहीं गिराया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी के बारे में परवाह नहीं की, चिंता नहीं की, खुद का देखा, हमेशा खुद का देखा। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने इसलिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि दूसरे लोग ऐसे हैं, दूसरे लोग चाहते हैं कि कोई और आगे ना बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी जगह है। जिसकी जो जगह है वो जगह कोई और उसे से छीन नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। और ऊपर वाला तो सब देख रहा है। हम जितना करेंगे उतना अपने को मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। धोखा देके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ना कुछ दिनों तक ही रहेगा। जिसको धोखा दिया है
और जिसके साथ बुरा किया है वो तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा नहीं छोड़ता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा भाई। भाई आपकी जर्नी बचपन से बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। सुना है कि आपके पिताजी बाहर काम करते थे जी कमाने के लिए, परिवार के लिए। आप जी अपनी माता जी के साथ रहते थे, जी जी राइट? जी मम्मी के साथ कैसा रिश्ता था उस वक्त जब पिताजी मेहनत कर रहे जी, हैं आप हम सबके लोग लिए? बहुत स्ट्रगल करते थे भाई। मेरे डैड दुबई में बहुत मेहनत करते थे और हम लोग क्या मुंबई में, करते थे वहां पे? वहाँ पे वो दुबई गवर्नमेंट में थे। सॉइल का कुछ काम था उनका, सॉइल टेस्ट वगैरह करते थे। तो उनकी दिन भर की मेहनत रहती थी और उन्होंने इतनी जान लगाई ताकि हम यहाँ पढ़ सके। और मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई, मतलब एकदम टॉप स्कूल में मैं पढ़ा। हाँ, कुर्ला की टॉप स्कूल में पढ़ा और वहाँ पर मुझे इंग्लिश सीखा मैं। मेरे घर पे सब उर्दू का माहौल था लेकिन मैं इंग्लिश सीखा, तो इस वजह से तो मैं रैप समझ पाया कि वो वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन मेरी स्कूलिंग के वजह से मुझे रैप समझा और मैं कुछ नया इन्वेंट कर पाया, क्योंकि घर से मैं उर्दू सीखता था, बाहर मैं स्लैंग सीखता था, स्कूल में इंग्लिश सीखता था। तो मेरी वोकैबुलरी एकदम भर गई थी। और जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने इतना सब कुछ देखा और हर चीज को मिला जुला के मैं काबिल बना के मैं इंडिया में हिप हॉप को ला पाया। मैंने उसको री इन्वेंट किया। मैंने ब्लाइंडली न्यूयॉर्क के रैप को कॉपी नहीं किया, मैंने उसमें देसी तड़का लगाया। मेरी वोकैब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से कि ये ऐसा बोलेंगे तो कूल होएगा। यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो मॉडेस्टी, वो इंटीग्रिटी, वो इंडियननेस, वो शेरो शायरी वाला लहजा, वो अंदाज, वो मैंने डेवलप किया। मैंने उसको कूल स्वैग को मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया कि मैं चाहता तो मैं लड़की, दारू ये सब बोल सकता था, लेकिन मैं इमोशंस की बात किया, मैंने स्टोरी बताई अपनी। तो वो चीज को मैंने इन्वेंट किया, एक नया रूप दिया और वो यूएसपी लेके पूरी पूरे दूसरे रैपर्स ने वो यूएसपी लेके सब आगे बढ़े, लेकिन वो मेरा था, मेरा इन्वेंशन था, वो मेरी क्रिएटिविटी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल देखा। मेरे मॉम ने जैसे मुझे पाला है अपने ससुराल में, इतना प्रेशर थी कि तेरा बेटा ऐसा, तेरा बेटा वैसा। और उन्होंने मुझे जो डिसिप्लिन सिखाई, जो अदब तहजीब, मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा कि वो सोशली बहुत एक्टिव थे। उनके पास एक टाइपराइटर था, वो लोगों का डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, पासपोर्ट बनाते थे और बहुत नॉलेज था उनके पास। और उनसे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। और उनके जाने के बाद तो मुझे मतलब मैं बहुत गमज़दा हो गया था उनके जाने के बाद। तो मुझे हमेशा से चाहिए था कि मैं आगे बढ़ूंगा तो दादा को बताऊंगा कि मैंने ये किया, लेकिन मेरी तरक्की में वो मेरे साथ नहीं रहे। तो अभी वो जहां भी होंगे खुश होंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने घर को, अपने रीति रिवाज को, उर्दू जबान को, हिंदुस्तान में एक आगे बढ़ रहा हूँ, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अदब है, तहजीब है, हर चीज, हर मामलात है, दुरुस्त है, सबके साथ अच्छे रिश्ते बना रहा हूँ। तो मेरे घर वाले काफी प्राउड होंगे कि इतना स्ट्रगल देखकर, ऐसी जिंदगी गुजार कर भी मैं कभी रुका नहीं। और मैं आर्टिस्ट बनने के बाद तो और स्ट्रगल देखा। तो सब मिला जुला के ना मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ। तो वही मैं एक गहरा आर्टिस्ट बन गया हूँ और मेरे जज्बात आज भी मैं बहुत कुछ महसूस करता हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं अपने गाने के थ्रू वो सब चीजें दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। ये मैं मानता हूं कि आप वो इंसान थे जिसने इंडियननेस लाया रैप में, जी राइट? और उसके बाद लोगों ने वो कॉपी किया। जी जी पर मैंने नोटिस किया जो लोग आपको कॉपी कर रहे थे, और मैं गलत हो सकता हूं, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, उन्होंने आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया। जी बिल्कुल। एम आई राइट? हाँ हाँ जब लोग बच्चन साहब को कॉपी करते हैं, मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूं बच्चन साहब से, बच्चन साहब है, जी आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग, जब कोई इंस्पायर होता है विराट कोहली से, हाँ बोलता है सामने आके, देखो मैं विराट कोहली से इंस्पायर्ड हूं, जी सचिन तेंदुलकर से हूं, ये महिलाओं से हूं। आपकी फ्रेटर्निटी, जो लोग आपका स्टाइल कॉपी कर रहे थे, आपका इंडियननेस ला रहे थे, आपका ऑथेंटिसिटी। ला रहे थे, जी उन्होंने जब आपको क्रेडिट नहीं दिया, वर यू हर्ट भाई? यस, आई वाज हर्ट। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि देखो वो उनका शार्पनेस बोलेंगे या उनकी चतुराई बोलेंगे या उनकी शानपति बोलेंगे कि उन लोग शाने थे, उन लोग ने देखा जो चल रहा है वो मैं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो वो एक बम्बई का तरीका है, बम्बई में ऐसा होता है कि तुम अगर भोले हो तो शाना जो रहेगा ना वो शानपति करके निकल जाएगा, तुम भोलेपन में रह जाओगे।
तो वो सही है गलत है वो तो जनता डिसाइड करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ पहुंची कि वो चीज़ छीन ली गई मुझसे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भी हालात ठीक नहीं थे, वरना मैं अपने हिस्से का तो मैं अपने हाथ में ले पाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, और जो रियल लोग हैं ना भाई, जो सीन में पुराने हैं ना, उन लोग सबको पता है कि हकीकत क्या है, किसका क्या शॉट था, किसने कब क्या किया, ये सबको पता है। जो रियल लोग हैं उनको पता है। और जो नए आए ना हिप हॉप में, जो नए 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 ऑडियंस आई है ना, उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इन लोग का शॉट है, उन लोग का शॉट है, नीजी कौन है हम लोग को नहीं मालूम। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों से मुझे फर्क पड़ता है उन लोग जानते हैं कि रियल शॉट क्या है। हमको मालूम है रियल हाँ। शॉट क्या है बाबा, हमको मालूम है भाई। और ओजी हमेशा ओजी रहता है भाई। यस वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, उसके अंदर ओजी पंथी रहती है, क्योंकि वो यहां से आती है। जी भाई। कितनी बार मैंने सुना है लोगों उससे बोलते हुए कि यार वो सडनली नेजी की तरह अपनी स्टोरीज बोलते हैं, स्ट्रगल के बारे में बोलते हैं, पर असल में कुछ नहीं है स्ट्रगल उनका। जी जी वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर उनको मालूम है आपके लिए वर्क किया जी तो वो करते हैं। जी पता चला ऐसा कुछ स्ट्रगल है ही नहीं। जी। डोंट यू थिंक वो मूवमेंट होने लगा जब सब बोलने लगे मेरी लगी पड़ी है, मेरा ये हो गया है, हाँ। मेरा वो हो गया है, बट रियल लाइफ में शायद है नहीं। जी जी। क्या आपने भी महसूस किया? हाँ, मैं अभी किसी और के लाइफ के बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब सब अपने अपने स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं भाई। अगर उनके भी लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, वो सब मतलब सबके लाइफ में ना ऊपर वाला स्ट्रगल देता ही है। सब अपने अपने स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं, तो किसी और के स्ट्रगल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक स्ट्रगल है, सबका एक एक स्ट्रगल है। और स्ट्रगल जब तक आर्टिस्ट के लाइफ में नहीं आता है ना, वो आर्टिस्ट प्योर नहीं होता है। स्ट्रगल आर्टिस्ट को और एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, कि थ्रू स्ट्रगल हमारी पेन, हमारी कलम उतनी हैवी बनती है, उतनी कलाकारी आती है, एक समझ में आता है कि कदर होती है चीज़ों की। तो स्ट्रगल से आर्टिस्ट और बेहतर बनता है। तो जब आप डाउन थे इमोशनली फॉर वॉट एवर रीजन, अलग अलग फेजेस में, आप अपने बेस्ट लिरिक्स लिखते थे? जी बिल्कुल। जब मैं डाउन था तो कुछ और ही क्राफ्ट में मेरे फ़र्क आता था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश हो जाता ना, सब कुछ मेरे को मिल जाता, मैं ऊपर चले जाता, तो शायद फिर मैं उतना सब चीज़ को लाइटली लेने लगता कि यार मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मेरा तो बैंड्रा में घर है, मैं तो मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ, चलो जो लिखना है लिखो, पास कर दो और हो गया। लेकिन नहीं, जब जब स्ट्रगल आया तो नहीं भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे सिर्फ आर्ट के थ्रू आगे बढ़ना है। लेट्स पुट 100% यार, लेट्स पुट एवरीथिंग इन दिस। शांति से बैठ के, और वो एक्सपीरियंसेस से ना और जज्बाती होता था मैं। गुस्सा आ रहा है अभी, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं उसको चैनलाइज करता था मैं, कि नहीं अभी मुझे और मेहनत करना है और प्योर लिरिक्स लिखना है और बेस्ट, अपना बेस्ट देना है मुझे। तो वो एक गिविंग अ डैम वाली फीलिंग आती थी, कि जब जब सब कुछ आ गया, हासिल हो गया, तो आई डोंट गिव अ डैम, जाओ अब मेरे को तो सब मिल गया, वैसा हो जाता है। तो वो स्ट्रगल एक चीज सिखाता है आर्टिस्ट को, और उसके क्राफ्ट में रियलनेस आती है और जज्बात लिख पाता है कि नहीं ये सब है, ऐसी हकीकत है, ये हकीकत जज्बात के साथ एहसास अपने बयां कर पाता है। भाई मेरा एक वर्ड है अंगार। हाँ ये मेरा अंगार मोमेंट है, अंदर से फायर। हाँ। वो फायर अपने को बनाता है भाई, जी भाई, सही है ना? बात है, सही बात है। है ना? अगर लाइफ ऐसे ही रहे या जी ये ही रहे, जी फिर तो बिल्कुल। लाइफ वुड बी बोरिंग, राइट? हाँ, राइट राइट। कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, एंड आई एडमायर दैट। जी दैट शोज कि इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। जी जी क्या लोग आपको जज करने लगे जब जी आपका टफ टाइम था? जी बिल्कुल। आप रिहैब भी गए थे भाई, जी जी। उसके बाद लोग आपको जज कर रहे थे? असल में मुझे कुछ बोलना नहीं है इस बारे में, कितनी सच्चे कितनी झूठ है ये भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ भी बवाल होता है कि जेल है, प्रिजन है, ये सब बवाल है, सब अलग अलग टाइप के बवाल है। हकीकत तो सिर्फ मुझे पता है और कुछ लोगों को पता है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से आया कि मैंने अपने आप को बदलने के बारे में ध्यान दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी जगह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। तो जो जो जगह मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ ज़रूरत है अपने आप को दुरुस्त करने की, वहाँ मैंने अपने आप को दुरुस्त किया, ट्रांसफॉर्म किया, और एक मैं नई शख्सियत बन के आया हूँ। मैं और पॉजिटिव होके आया हूँ, और आर्टिस्टिक होके आया हूँ, और समझदार और मैच्योर होके आया हूँ। जब वो डार्क फेज में थे, वो मोमेंट कब था जब आपने कहा आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ? वो कब आया? क्या सोच से आई? फैमिली के सोच से आई, म्यूजिक के सोच से आई? जी, वो फैमिली और म्यूज़िक दोनों की सोच से है या कि मैं ज़िम्मेदार हूँ।
मैं घर चलाने वाला हूँ, मेरे घर पे मैं अकेला फर्द हूँ, मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। म्यूज़िक में ये सोचा कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं म्यूज़िक जो बनाया मैंने कुछ नया लाया सीन में, और मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे बदलाव लाना है, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदलाव लाना है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मुझे अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये बात को मैंने समझा। जब आप बचपन में भी थे, आपके साथ कुछ रन इन विद द लॉ भी हुआ था, उसमें आप जी, आउटलॉ बन गए थे उस टाइम जी, पे भी जी। ना, माने आप बहुत रिबेलियस थे। जी, जी, जी। तो मेरे माहौल की वजह से मैं आउटलॉ हो गया था कि छोटी-मोटी चोरी करना, झगड़ा करना, फसाद करना, जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट है, गेटो का, हुड का जैसे एनवायरनमेंट होता है। बचपन में मेरे डैड थे नहीं, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैं एरिया वालों के साथ मिलके हरकतें करता था। मेरी मॉम अकेली मुझे सँभालने वाली थी, मेरी फूफियाँ थी, मेरे दादाजी थे, तो मैं घर पे बहुत सारे मैटर लेकर आता था, मैटर करके घर पे आता था। तो वो सब मैटर मेरे घर वाले सुलझाते थे, और मुझे ये सब मेरे सफ़र का हिस्सा रहा है, झगड़ा, लड़ाई, कुछ आउटलॉ वाली हरकतें। लेकिन मेरे ज़िंदगी में फिर ऐसा एक वक़्त आया जब मुझे समझ गया कि ये सब सही दिशा नहीं है, मुझे अपनी दिशा बदलनी है और इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं मतलब अपने घर वालों को लेट डाउन ना करूँ, और ये रास्ता ठीक नहीं है, तो मैंने सही रास्ता चुना। जब तुम स्माइल भी करते हो, बहुत मासूमियत है तुम्हारी स्माइल में भरा, और वो झलकता है अंदर से। क्या लोगों को मालूम है, जो ये न्यू जनरेशन आप कहते हैं, उनको मालूम है कि रणवीर सिंह ने आपका रोल प्ले किया था गली बॉय में? कुछ लोगों को मालूम है? हाँ, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना? जो रियल लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको मालूम है, नए लोगों को नहीं मालूम है। इतनी बड़ी फिल्म जो हिट हुई, अवार्ड जीती, आप पे बेस्ड थी, और एक सेगमेंट को पता नहीं है इस बंदे की वजह से वो फिल्म बनी है। कभी लगता है कि मैं चीख के बोलूं कि बॉस, या गाना बनाऊं उस पे, आई तो थिंक यू शुड मेक अ सॉन्ग ऑन दैट। मैं उस पॉइंट से आता हूं, आई कुड बी रॉन्ग अगेन, कि जो हक है वो हक है। जी, बिल्कुल, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि एक नई मूवी बनाऊँ, और एक मूवी बनाऊँ, हाँ, पार्ट 2, जिसमें मैं सच्चाई बताऊँ, जो फ़िक्शनलाइज़ ना हो, कि उस मूवी में रियल से ज़्यादा फ़िक्शन है। इसलिए मैं पूरी तरह क्लेम नहीं करता हूँ, कनन भाई, सही बताऊँ ना तुमको, तो मैं पूरी तरह क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे बारे में मूवी, क्योंकि उसमें फ़िक्शन इतना है ना कि मुझे थोड़ा एनॉय हो गया हो कि बहुत ज़्यादा फ़िक्शन है, कुछ रियलिटी है, कुछ फ़िक्शन है। तो मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, और अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड रहेगा ना, तो मैं अपनी रियल स्टोरी की रियल फ़िल्म बनाऊँगा, जो रियल में अवार्ड्स लेकर आएगी, दिल जीतेगी लोगों का दुनिया भर में। इतनी ख़ास चीज़ बनाऊँगा मैं इंशाल्लाह एक दिन। मैं कुछ डायरेक्टर्स को जानता हूं, क्योंकि मैं 30 साल रहा हूं इंडस्ट्री में, बड़ा हुआ हूं लोगों के साथ। आई वुड लव इट इफ आई कुड मेक यू मीट सम बिग डायरेक्टर्स। रणवीर भाई ने भी बोले थे कि वो भी मेरे को मिलाएँगे पर मधुर भाई उन्होंने से। उन्होंने मिलाया कि नहीं? नहीं, तो अभी हमारी बात नहीं हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो बात नहीं हुई, लेकिन वो ज़रूर मिलाएँगे मुझे। और भी कुछ डायरेक्टर से मेरी बात चल रही है, और आप भी मिलाएँगे तो अच्छा है। रणवीर ने किससे बोला था आपको मिलाएंगे? मधुर भाई से। मधुर भंडारकर जी, से। जी। तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, आप कल मुझे बताना, और कैमरा पे बोल रहा, क्या बोलो, इनसे मेरी बात चल रही है, जहां मैं कनेक्ट हूं, मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि ज़रूर भाई, आपकी स्टोरी ज़रूर। मैं जानना फुल चाहता बैंगर बनाएँगे भाई, फुल हूं। आई खतरनाक। वॉन्ट टू नो योर स्टोरी। यस, 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 ज़रूर। भाई, इतने सारे थियोरीज हैं जी, जी, जी। आपके बारे में, जी, जिसे जी। आपने कहा, आप क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पिक्चर के लिए वेट कर रहे हो या क्या? हाँ, मतलब मैं मिस्ट्री रखना चाहता हूँ अपने आप को। मैं ज़्यादा चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ अपने बारे में। आई वांट इट टू बी अ मिस्ट्री। लेट इट बी अ मिस्ट्री। नोबडी नोज़ अबाउट इट। आई डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट इट। नो, व्हाई? देयर आर टू थिंग्स। इज इट बिकॉज आप कहते हैं यार, पिक्चर में आएगी, असल स्टोरी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़े खफा हैं गली बॉय से, कि वो इतना फिक्शनलाइज हो गया कि जी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी कहानी है, किसकी कहानी है, हाँ, हाँ, राइट? हाँ। यू आर अपसेट, या, मुझे पता चला। या। तो आप वेट कर रहे हैं कि इस बार जब गली बॉय 2 बनेगी, वो मेरी असल कहानी, इसलिए आप रोके हैं। जी, जी। तो बट वो क्या होता है भाई, जब लोग आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कभी कभार कुछ लोग होंगे जो पीठ पीछे कुछ बोलते होंगे, जी, जी। एंड यू नॉट क्लैरिफाइंग इट, वो हर्ट होता होगा ना? हाँ, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो मेरे अपने हैं उनको पता है सच्चाई क्या है, और एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। जब तक अगर वो मिस इंटरप्रिटेशन में भी है तो उनको रहने दो।
एक ना एक दिन उनको सच्चाई पता चलेगी और तब उनको बराबर एहसास होगा कि यार मैं तो कितना गलत सोचता था इसके बारे में और सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। भाई लोग कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है, हाँ क्रिकेटर्स को आगे बढ़ना है, तो सारे क्रिकेटर्स को एक साथ होना पड़ेगा। अगर मैं एक्टर हूं तो सारे एक्टर्स को एक साथ होना पड़ेगा, तभी एक्टिंग एज अ प्रोफेशन बढ़ेगी। क्या रैपिंग फ्रेटर्निटी एक परिवार है या नहीं? एक परिवार है। क्या बड़े रैपर्स एक परिवार है? सच्चे दिल से बताना नेजी भाई, नहीं नहीं, क्यों नहीं है? कुछ रैपर्स हैं जो बड़े हो गए इंडस्ट्री में और उनको ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, हम किसी और लेवल वाले रैपर्स के साथ क्यों चिल करें, हम अपने लेवल वालों के साथ चिल करेंगे। तो ऐसा हो गया है कि सबके लेवल सेट हो गए, कोई ऊपर चले गया है, कोई पीछे रह गया है। तो जो आगे चले गए वो सिर्फ उनका एक सर्कल बन गया है, वो सर्कल के बाहर नहीं आते। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर दूसरे रैपर्स के साथ चिल करेंगे तो हमारा लेवल गिर जाएगा। उन लोगों को ऐसा, उन लोगों की सोच, उन लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई, तो वी कांट हेल्प इट, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। सबने अपना अपना लेवल सेट कर लिया और सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एकता और यूनिटी तो रैपर्स के अंदर होनी चाहिए और सलाम दुआ होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मेरे टच में जो भी रैपर्स है सब गुड अच्छे रैपर्स है और उनसे मेरी बातचीत होती है और मतलब वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मेरा लेवल अप है कि डाउन है। सब अच्छे दिल दिल से अच्छे लोग हैं सब जो मेरे ये टच में। कौन रैपर्स हैं जो आपके साथ टच में? रफ्तार भाई मेरे टच में, एमिवे भंटा है मेरे टच में, और भी रैपर्स है जो मेरे टच में, म्यूजिशियंस है, कॉमेडियंस है, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते, दिल से मानते हैं जो मुझे, वो सब लोग मेरे टच में। कैसे हुआ कि कभी एक रैपर जो अपने आप को बड़ा समझता है, एक होता है अपने आप को बड़ा समझना, एक होता है दूसरे लोग आपको बड़ा समझते हैं, उसमें बहुत फर्क है। जी और एक होता है कि दूसरे लोग भी आपको बड़ा समझते हैं और वो खुद बड़ा भी है, जी पर जो बड़ा होता है वो अपने को कभी बड़ा नहीं समझता। जी जी जी, सही बात। ऐसा हुआ कि कभी एक रैपर जो अपने आप को बड़ा समझता है उसने आपके एटीट्यूड फेंका, आप पे एटीट्यूड फेंका? जी नहीं, मेरे मेरे ऊपर एटीट्यूड तो कोई फेंकता नहीं है, सबको पता है मेरा कैसा नेचर है और मैंने क्या किया हूँ, तो उस वजह से सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो एटीट्यूड फेंकने वाली बात मेरे साथ तो कभी नहीं हुई है, सबने मुझे रिस्पेक्ट से ही देखा। कितना भी बड़ा रैपर हो, जब नेजी दबा की बात आती है तो उसको रिस्पेक्ट देना बनता ही है, चाहे वो अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, बड़ा रैपर हो या छोटा रैपर हो। नेजी दबा की बात आ रही है तो वो रिस्पेक्ट देना बनता ही है। क्या आप और डिवाइन अभी दोस्त हो? हमारी उतनी बात नहीं होती है। मिस करते हो उनको? हाँ, कभी कभी मिस करते। क्या मेमोरीज है डिवाइन के साथ जो आप मिस करते हो अरे एज अ ब्रदर? हम लोग भी एक दूसरे को भमाए बोलते थे, मतलब अच्छे से रहते थे, चिल करते थे। मेरे जोक, मैं बहुत फनी लगता था उनको क्योंकि मैं नेचुरली फनी हूँ। मैं कुछ भी बोलता था ना, वो खाली स्माइल करते रहता था मुझे देखकर। और हम लोग का बहुत भाई वाला जोन था कि एक दूसरे को क्लैप कर रहे हैं, नो कुछ भाषा जो हम लोग दोनों को ही आती है, बंटाई वाली भाषा, उसमें बात करते थे, दूसरे लोग की फिल्म लेते थे, इसकी उसकी फिल्म लेते थे सेट पे। जब भी मुलाकात होती थी बहुत पॉजिटिव वाइब रहता था हम लोग का, बहुत अच्छी दोस्ती थी हम लोग की। फिर सेपरेट क्यों हो गए आप लोग? भी धीरे धीरे वो बिजी हो गया और मुझे भी फिर कॉल्स आना बंद हो गए, तो मैंने भी सामने से ट्राई नहीं किया। मेरे को उसका वाइब थोड़ा अलग लगा, पता नहीं क्यों। उसका वाइब मेरे वाइब के जैसा नहीं रहा। मेरा वाइब अभी भी वही है, मैं अभी भी लोगों से वैसे ही मिलता हूँ, वैसे ही बात करता हूँ। और फिर मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उसके पीछे लगूँ या बार बार कॉल करूँ उसको। उसका कॉल नहीं आता है मुझे, तो फिर मैं भी कॉल नहीं करता हूँ। पर बीच में आपने फोन करने की कोशिश की और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा हुआ था? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने कॉल किया था तो मुझे उतना इंटरेस्टिंग कुछ मिला नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं दिखा मेरी तरफ, तो इसलिए मैं फिर उसको परेशान करना, मैंने उसको अपने हाल पे छोड़ दिया। अभी भी मतलब मतलब मैं ब्लेसिंग्स ही देता हूँ उसको, और मेरे को कुछ ऐसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, ना दुश्मनी रखना है। बस हम लोग दोस्त थे और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, उसको मौका मिलेगा तो शायद वो मुझे याद करेगा, तो हमारी बात हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने जी कि आई मिस दोज मोमेंट्स। जी इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन टू से ब्रदर, इसमें बड़प्पन दिखता है। जी। अगर डिवाइन ये वीडियो देखे, एक लाइन क्या बोलोगे आप उनसे? चलो ना भमाए फिर मचाते हैं, बम्बई 70 और 59 के लिए क्या। आई रियली प्रे कि मैं डिवाइन को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो छोटे भाई हो ही। आई रियली प्रे एंड आई प्रे थ्रू दिस वीडियो कि
वो आपको फ़ोन करे, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है भाई। जितने हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उतने कम दोस्त होते हैं। जैसे एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे। अब लोग पूछते हैं कि दोस्त कितने, तो मैं कहता हूँ 3 हैं। अक्वेंटेंसेस बहुत हैं, लोगों को जानता बहुत हूँ, पर 3 ही हैं। एंड आई होप बोथ ऑफ यू गेट टुगेदर ब्रदर। आई रियली मीन दैट। यस भाई। आप भी विश करते हो बहुत अंदर से? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने पास तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोस्त है, और मतलब जो मोमेंट हम लोग ने साथ में बिताए वो तो वाकई मेमोरेबल है। और सबके अपने अपने रास्ते, सबकी अपनी अपनी मंजिल है, प्रायोरिटीज़ है। समझ रहे हो कि मुझे ऐसा पसंद नहीं कि मुझे 2-3 नंबर पे कोई काउंट करे। मैं सबका नंबर 1 हूँ, मुझे नंबर 1 रहना पसंद है। आपका रिश्ता एमसी स्टैन के साथ कैसा है? सलाम दुआ है हम लोग की, एक्विंटेंसेस है पहचान के। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको वो जानता है और मैं भी उन लोगों को जानता हूँ, तो बस सलाम दुआ है हम लोग का। आप मुनव्वर के रैप फॉर्म को, एमसी स्टैन के रैप फॉर्म को कैसा परसीव करते, क्या समझते हो उसके बारे में? एंड ऑनेस्टली, म्यूजिशियन टू म्यूजिशियन। मुझे लगता है एमसी स्टैन के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो अलग रैपर है थोड़ा। मुनव्वर भी अलग रैपर है, मैं अलग रैपर हूँ। हम लोग सबका स्टाइल अलग अलग है, तो मेरे को मैं कुछ खास टिप्पणियाँ नहीं देना चाहूँगा इस बात पर। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, और सब पॉजिटिव करे, मेहनत करे, अच्छा करे, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है इस बात। तो किस किस म्यूजिशियन रैपर्स, इंडियन रैपर्स को आप सुनते हो? आप एमसी स्टैन का म्यूजिक सुनते हो? नहीं, मुनव्वर का सुनते नहीं, हो? नहीं। तो किसका सुनते हो आप? मैं इंडिया में सिर्फ नेजी का सुनता हुआ है। अरे क्या बात बाबा! सेल्फ लव, सेल्फ लव। Yes. बादशाह, हनी सिंह, कुछ लोग कहते हैं कि उनका ट्रू फॉर्म नहीं है रैप का। डू यू फील द सेम? क्योंकि आप वाकई में, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके आर्ट फॉर्म को। मुझे मालूम है कि आप कमर्शियलिज्म के लिए चक्कर में नहीं करते हो ये। डू यू थिंक वो ट्रू आर्ट फॉर्म है उनका रैपिंग में, बादशाह, हनी का? उनका अपना खुद का स्टाइल है, वो उनका स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है। हमारा स्टाइल ज़्यादा रियल है, उनका स्टाइल थोड़ा कमर्शियल है। तो उनको मैं कैटेगराइज, मतलब मैं ऐसा बोलूँ ना कि सबकी अपनी अपनी जगह है। मैं एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास ज़्यादा बार्स है, मेरे बार्स हार्ड हिटिंग है, मेरे बार्स रियल है। वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट है, तो वो अपने हिसाब से ठीक है, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। कभी जैसे राइटर्स को मेंटल ब्लॉक होता है, वो लिखना चाहते हैं और ब्लॉक हो जाता है। कभी कभार मेरे साथ भी होता है, जब मुझे बोलना मैं चाहता हूँ और अंदर से आवाज़ नहीं आती है। ऐसा हुआ आपके साथ व्हेन इट कम्स टू राइटिंग लिरिक्स नहीं एंड नहीं, डूइंग रैप? मुझे कोई खौफ नहीं है राइटर्स ब्लॉक का, कि मेरे साथ कभी नहीं होता है। अपन हमेशा फ्लो करते रहते भाई, अपना फ्लो बहुत स्मूथ है। हाँ, सीधा गंगा जमुना है, सीधा बहते रहने का है, खाली समुंदर है, सीधा गहराई है इसमें। क्या रैपिंग आज के टाइम पे ऑथेंटिसिटी खो चुका है भाई? जी भाई, It has, आजकल जो, right? हाँ, आजकल जो हो रहा है वो कम ऑथेंटिक है, लेकिन धीरे धीरे जो रियल लोग हैं ना, उन लोगों को भी मौका मिल रहा है भाई। कैसे नए मिल रहा है? कौन दे रहा है? टी सीरीज दे रही है और लेबल्स दे रहे हैं, मास अपील हो गया है। जो भी लेबल्स है ना, उन लोग हिप हॉप को समझ के ऐसे रियल आर्टिस्ट को, हसल हो गया, हसल जो शो आता है उसमें से जो रैपर्स आ रहे हैं ना, उन लोग बहुत ऑथेंटिक है भाई, रियल रैपर्स है। तो उन लोगों को मौका मिल रहा है, उन लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे विजिबिलिटी मिलती है, मैं अगर ऊपर पहुंचता हूँ, तो मैं ज़रूर मेक श्योर करूंगा कि मेरे साथ मैं पूरी ऑथेंटिक हिप हॉप के पूरे एक ज़माने को लेकर आऊँगा, सब चीज़ तब्दील कर दूंगा। जो रियल आर्टिस्ट है ना, उन लोगों को ऊपर लाऊंगा, और जो फेक आर्टिस्ट है ना, जो सिर्फ पैसे मनी के लिए कर रहे हैं ना, औरतों के लिए कर रहे हैं ना सिर्फ, उन लोग सबको मैं खा जाऊंगा, उन लोग के ऊपर चढ़ जाऊंगा ऑथेंटिसिटी को लेकर। तो ये मेरा मकसद है जिसमें मैं कामयाब होऊंगा। तो ऑलरेडी आप रियल ऑथेंटिक रैपर्स को ढूंढ रहे ढूंढ हो? रहा हूँ, ढूंढ चुका हूँ। बहुत सारे रैपर्स मुझे पता है, कुछ रैपर्स को मैं ढूंढ रहा हूँ, और जब भी मुझे कोई रियल रैप दिखता है ना, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई ट्राई टू गेट इन टच विद देम, और मैं एक माहौल बना रहा हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ जो डिजर्विंग है ना, जो रियल टैलेंट है ना, जो ऑथेंटिक है ना, उन लोग को बढ़ावा दूंगा, उन लोग को मैं सपोर्ट करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ना भी करूँ, तो लोग उनको सपोर्ट करें और उनकी जो जगह है वो जिंदगी में हासिल करें। क्योंकि जो रियल टैलेंट रहता है ना, वो दब जाता है, हमेशा वो पीछे रह जाता है। लेकिन एक दो ऐसे एग्जाम्पल है ना, जो सामने आए, जो तरक्की किए और जो रियल भी थे। जैसे तो कि
जैसे कि 100 RBH और और भी एक दो ऐसे रैपर्स है, तो बहुत सारे रैपर्स ऐसे जो टैलेंटेड है, जो ऑथेंटिक है, वो ऊपर आना चाहते हैं और उनको मौका मिल रहा है। तो एक एक उम्मीद की किरण है कि नहीं, मौका मिलेगा और हम लोग कामयाब होंगे एक ना एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। क्या आपको लगता है कि आप इन ऑथेंटिक रैपर्स को, जो अभी फोर फ्रंट में नहीं है, जो बैक एंड में ग्रेट म्यूजिशियंस हैं, शायद इस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आते होंगे, गलियों से आते होंगे जहां से आप आए हैं, आप अपने आप को उनके अंदर देखते हैं क्योंकि आपको लगा कि यार ये मैं हूं और मेरे साथ भी ये हुआ है? जी बिल्कुल, मैं ऐसा देखता हूँ कभी कभी। और मैं तो, अगर मैं उस पोजीशन में पहुंचूंगा ना, तो इंशाल्लाह मैं सबकी मदद करूंगा और ऐसे रियल आर्टिस्ट लोग को अपने आर्ट से, मतलब उन लोगों को नज़दीक रखूंगा, अपने आर्ट के नज़दीक रखूंगा और उन लोग की पूरी तरह मदद करूंगा, उन लोगों को सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इंडियन रैप? बहुत सारी कुछ है चीज़ें, लोगों को कमर्शियल ज़्यादा पसंद आ रहा है, गाली गलौज पसंद आ रही है, तो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में तो है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम उसको कि सही डायरेक्शन में लाए और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इसको सही डायरेक्शन में लाएंगे। नेजी भाई, कभी कभार कुछ लोग चीज़ें कहते हैं या चीज़ें लिखी जाती है, वो कौन सी चीज़ जो लिखी गई थी जो आपको लगा बहुत गलत था आपके बारे में, एंड यू सेड दिस इज नॉट फेयर, वो क्या था? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा भी तो मेरे दिमाग में नहीं है फिलहाल। रणवीर, आलिया, वो क्या आपके साथ टच में, या आप उनके पास टच में होने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ किसी के भी साथ टच में रहने की। रणवीर भाई कभी कभी बात करते हैं मुझसे। वो फ़ोन करते हैं? हाँ हाँ, रणवीर भाई मेरे से टच में है, लेकिन मैं ऐसे कोशिश नहीं करता हूँ, उनके पीछे नहीं पड़ता हूँ। जब वो याद करते हैं, मैं याद करता हूँ उनको। क्या बोलते हो? सलाम दुआ, बस नॉर्मल जानकारी कि कैसे हो, क्या हो। उनका भी एक लेबल है, जी मालूम है। तो आप नहीं ज्वाइन करना चाहते उनके लेबल को? नहीं, मैं अपना खुद का लेबल बनाना चाहता हाँ, हूँ। हाँ स्टार्ट हो गया सब? हाँ, मतलब चालू है काम उस पर। जब आप बीच में काम नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपने देखी भाई? हाँ, बहुत देखी, बहुत बुरे बुरे दिन देखे मैंने। तो अब मुझे, रिसेंटली भी? हाँ हाँ, तो अब मुझे सब पॉजिटिव करना है, मेहनत करना है। मुझे शिकायत नहीं है कोई चीज़ की। जो हुआ वो सब ऊपर वाला चाहता था कि मैं वो दिन देखूं, ताकि मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हो, थोड़ी अहमियत करूं, चीज़ों की कदर करूं। इसलिए मैं वो दिन देखा। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। मैंने बहुत अप्स देखा, बहुत डाउन्स देखा, तो मैं अब वापस ऊपर हूँ। तो अब मैं नहीं चाहता मैं पीछे पलट के ज़्यादा सोचूं उसके बारे में। अब मैं इस पे ध्यान देता हूँ कि जो अब मेरे पास है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। इंडियन रैप में, ऑथेंटिक इंडियन रैप में, जड़ वाले रैप से, अंडरग्राउंड रैप से पैसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे, क्या होते हैं वो, कौन से स्ट्रीम से आता है पैसा फिर? यूट्यूब से और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। अच्छा म्यूज़िक वीडियो बनाओ, अच्छा रिलेटेबल कंटेंट दो, जड़ वाला रैप करो, रियल रैप करो, पॉजिटिव रहो, अपनी दुकान हमेशा चलते रहेगी। इतना तो पैसा आएगा कि तुम खुशी से रह लोगे, खा लोगे, पी लोगे, जो भी तुम्हारे शौक है पूरे करोगे। ज़्यादा पैसे की लालच मत करो, कमर्शियल मत बनो। जितना पैसा मिलता है उसको कदर से यूज़ करो, उसकी अहमियत करो, घर वालों को खुश रखो, मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन तुम नज़र में आओगे, कामयाब होगे, लेकिन रैप हमेशा रियल करो। जब आपके पास पैसा आया, आपने सोच समझ कर खर्च किया कि आपने उड़ा दिया? दोनों ही किया। कभी कभी सोच समझ के खर्च किया, कभी कभी मेरे को नहीं समझा कि मैंने बैंड्रा में घर लिया, मर्सिडीज गाड़ी लिया, सब टॉप लेवल के काम किया, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं, सफेद मर्सिडीज थी ना आपकी? जी जी जी, मुझे याद है आप जब मिलने आए थे हाँ तब। हाँ। और मैं बिजनेस क्लास फ्लाइट लेके लंदन जाता था सिर्फ कपड़े लाने के लिए। लंदन में नाइकी टाउन में मैं जाके शॉपिंग कर रहा हूँ, कपड़े लेकर आ रहा हूँ, है ना। मेरे लिए लंदन जैसे घाटकोपर है। दुबई जा रहा हूँ, दुबई ऐसे ओशीवारा है मेरे लिए। रोज जा रहा हूँ, मतलब हर 2-3 दिन में, हर एक हफ्ते में जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मेरा हाथ खुला हुआ था, लेकिन मेरे को रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने इतने सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को, मतलब अपनी ख्वाहिशात पूरी की। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा दूसरे लोग को, ऐसा मत करो भाई। थोड़ा दिमाग से समझ के, क्योंकि उसके बाद मैंने फेस देखा ना। अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करता तो मेरे को ऐसे फेस देखने नहीं मिलते। तो मेरी गलती थी, मेरा रियलाइजेशन था, मेरे पैसे थे, मेरी लाइफस्टाइल थी। तो मुझे ना किसी से मशवरा चाहिए, मैंने खुद समझा उस बात को, और ना मुझे रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो मैंने किया, मैंने एंजॉय किया। मैं गली से आ रहा था, मैंने 7वें आसमान तक की मौज करी, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने और एक मौका दिया है, मेरा ध्यान अभी इस पे है। अब मैं वैसी गलतियां ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे
कुछ और मतलब मैंने हर तरह की चीज़ें देख ली पिछले ज़िंदगी में, पिछले 10 सालों में। तो अब मुझे इंटरेस्ट मेरे बदल गए। अब मुझे माँ बाप की खिदमत करना है, घर वालों को पैसे ला के देना है, गरीब आर्टिस्ट लोग की मदद करना है, गरीब बच्चों की मदद करना है। अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, बड़ा हो गया। अब मैं वो बचपना वाला अय्याशी वाला लड़का नहीं रहा। अब मेरा वो फेज गुजर चुका है। अब मैं पॉजिटिव हूँ, मैच्योर हूँ और मुझे राइट डायरेक्शन में पैसे इन्वेस्ट करना है। उस समय आपने पैसे नहीं इन्वेस्ट किए थे, नहीं, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जी नहीं, जी नहीं। अभी है? हाँ, अभी है ना। अभी मैं सबसे शेयर करने लगा हूँ। मेरे वालिदैन हैं, मेरे खास दोस्त हैं। अब मैं सबसे शेयर करके बातें डिसीजन लेता हूँ। उस वक्त मैं बहुत अकेला था, लेकिन अब मेरे साथ पूरी फैमिली है मेरी। तो जब आप अय्याशी करके पैसे खर्च करते थे तो बहुत दोस्त आते थे आपके इर्द गिर्द? नहीं, नहीं, मैं अकेला वन सोलो में। सोलो में खर्च हाँ, करते, ऐसा हाँ। नहीं कि 10 दोस्त पे खर्च नहीं, कर नहीं, रहे हैं। नहीं, सोलो में। जब कठिनाई में थे तब रैपिंग फ्रेटर्निटी आपके पास आई और पूछी नेजी कहाँ हैं आप? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। फोन भी नहीं किया? नहीं, फ़ोन भी नहीं किया। तो कौन था आपके साथ उस वक्त? मेरे साथ मेरे घर वाले थे। मेरे घर वाले और मेरे एरिया के दोस्त लोग थे। कितने दोस्त थे ये? 2-3। तो 2-3 और माँ बाप? हाँ, हाँ। भाई बहन है आपके? नहीं। तो माँ बाप और 2-3 दोस्त जी, बस। जी। बाकी जो भी लोग जो एक टाइम पे सलाम मारते थे कोई नहीं था। सब गायब हो गए भाई, सब गायब हो, कोई भी नहीं था। ऊपर वाला था मेरे साथ। बट एक चीज बोलूं, माँ बाप जो बेटे के साथ होता है या बच्चों के साथ होता है उससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को, सही बात है ना? हाँ, माँ बाप ने मेरा साथ दिया, खास दोस्तों ने साथ दिया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे रियलिटी चेक मिली कि मेरे गम में, मेरी दुख में, मेरी तकलीफ में मैं जब गिरा हुआ था, मेरे साथ कोई भी नहीं था भाई। कोई भी नहीं था। जितने भी अपने आप को भाई बोलते थे ना, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, सब गायब थे वो टाइम पे। कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरे खास दोस्त, मेरे माँ बाप, गिनती के 3-4 जन मेरे साथ थे और उन लोग ने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे समझा, मुझे बताया, सजेस्ट किया, ऐसा कर, वैसा कर। मेरे को सपोर्ट किया, मेंटली मुझे सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। और मेरे को ऊपर वाले ने मैजिकली, मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला। समझ रहे हो? कोई आसान रास्ता नहीं था। और मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, कुछ फेवर नहीं चाहिए मुझे किसी का, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता मैं, है ना? तो मुझे ये सब सीख मिली है घर पे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ किया कि आपने मुझे इस सिचुएशन में डाला है, आप ही निकालोगे। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल की। मेरे कॉल्स आने लगेंगे, तेरे लिए शो है, करेगा क्या? ऑटोमेटिकली सब हुआ। आप बहुत बार ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, पहले भी ऐसे थे कि ये सिचुएशंस ने आपको स्पिरिचुअल बना दिया है? नहीं, मैं स्पिरिचुअल ओवर द टाइम हुआ। मेरे घर पे बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ही नेक लोग हैं। तो मेरे घर वाले जो माहौल है उसका मेरे को असर था। लेकिन रैप के वजह से मैं थोड़ा ट्रैक से हट गया था। रैप में जैसे इंसान के साथ होता है कि बह जाता है फ्लो में, तो मैंने अपने आप को वापस बांधा और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हुआ ओवर द टाइम। तो यानी ये जो लोग जो कहते रैपर्स एक फ्रेटर्निटी है, एक फैमिली है, नेजी इज द ओरिजिनल रैपर, बमाई, ये सब चिल्लाते, जब बुरे वक्त में थे कोई भी नहीं था। जी, जी। बट यू गॉट योर म्यूजिक ब्रदर, या you got your parents brother, या you got your OG fans brother, या and that's all दैट्स you need. इनफ फॉर मी। But एक चीज अच्छा है भाई, ये सब आप जल्दी सीखे हो। जी, कुछ जी। लोग और 20 साल बाद सीखते हैं, इससे अच्छा अभी सीखे, हाँ, which is हाँ। damn good. या आप क्या डिप्रेशन में चले गए थे जब आपके पेरेंट्स आपके करियर को नहीं सपोर्ट कर रहे थे? जी, जी। मुझे क्या हुआ बहुत डिप्रेस फील हुआ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। Sure. या बट माय पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिंग मी अर्लियर, बट नाउ दे आर सपोर्टिंग मी। And that's great. या दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सिड के का अंगार, लास्ट सेगमेंट, आप अंगार हो तो लेट्स डू दिस। लेट्स डू दिस। सना सुल्तान, क्या आता है जहन में? शायरी, साई, मराठी, रणवीर सिंह, कली बॉय, रणवीर शौरी, मधुर भंडारकर, अरमान मलिक, टू वाइफ्स, पायल, बिट्रेयल। आपके साथ? नहीं यार, नहीं, पायल का बिट्रेयल नहीं है, सॉरी। पायल का लविंग, कृतिका, हेल्पिंग, शिवानी कुमारी, रूरल, सना मकबूल। भवाएं। थैंक यू सो मच नेजी, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। एक नंबर। ये जो आपने कहा कि आई एम गोइंग टू गेट बैक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रैप, ढूंढ निकालूंगा लोगों को, इसी वजह से कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता क्योंकि आपकी नीयत साफ है। युवा डीओजी,
यू विल बी दी ओजी। और जिसको मालूम नहीं है ना आप कौन है, आने वाला वक्त बताएगा कि आप कौन है। थैंक यू सो मच Thank you. नेजी। Thanks for having me. 3.0 बाय बाय। एक नंबर।